गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली नेट वगैरह में थोड़ी दिक्कत है ना। नाउ इट इज रिजॉल्व। तो आज हम 11th का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। इनफैक्ट लास्ट जो टॉपिक है उसका लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज, है ना। दैट इज नोन एज ए डॉपलर इफेक्ट, है ना। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट द 12th विथ 11th रिवीजन कंटिन्यू इन द वीकडेज क्लासेस, है ना। मेनली 12th वीकेंड्स पे होगा और वीकडेज में जो होगा वो 11th की हायर लेवल रिवीजन चलती रहेगी, है ना। एक बेसिक सिलेबस आपका खत्म हो गया, लेकिन जो हायर लेवल क्वेश्चंस हैं या रिवीजन है दैट विल कीप ऑन कंटिन्यू, ताकि आप हमेशा 11th के कांटेक्ट में, है ना। मैंने बार बार बोला है कि 11th एंड 12th दोनों जो है इंपॉर्टेंट है ना। तो उस हिसाब से आपको 11th के टच में हमेशा रहना है, क्योंकि जो भी आपके मेजर टेस्ट वगैरह जो होंगे उसमें तो 11th की आएगी अभी, है ना। तो उस हिसाब से आप एक बार 11th पढ़ोगे भी, तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रखना और भी 12th में एकदम रेगुलर रहो, है ना। किसी रिकॉर्डिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ो आप, है ना। रेगुलर क्लास करने से का रिदम अलग होता है ना। रिकॉर्डिंग से अगर पढ़ना है फिर तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इधर उधर, उससे हम पढ़ लेंगे ना, लेकिन उसका फायदा नहीं होता है। एक रेगुलर क्लास में आके कॉपी लेके बैठना और उस तरह से फील करके पढ़ना, इससे डिफरेंट है ना। तो वो उसका सब्स्टिट्यूट आपका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, है ना। वो थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, 12th को उसको अवॉइड करना। जो रेस्टिकुलर टाइम उसमें क्लास कर लेंगे, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आपकी है ना। कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, राइट। तो चलो, तो आज जो आप पढ़ोगे टॉपिक विल स्टडीज अ डॉपलर इफेक्ट। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रीवियस टॉपिक, है ना। एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट, है ना। कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड हम पढ़ते हैं, क्योंकि लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, है ना। कि डॉपलर इफेक्ट जो ऑब्जर्व होता है वो किस तरह से कि आपका साउंड होता है। तो डॉपलर इफेक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि डॉपलर इफेक्ट इज चेंज इन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, observed frequency, right, due to relative motion between source and observer, between source and observer, है ना। कि भाई चेंज इन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। भाई सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका डॉपलर है ना। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपका ये कोई सोर्स ऑफ साउंड है ना, और यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जर्वर है ना, कि आपका ऑब्जर्वर साउंड है। तो अगर सोर्स भी रेस्ट पे है ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, अगर दोनों चीजें रेस्ट पे हैं, है ना, तो अगर ये कोई एफ नॉट फ्रिक्वेंसी का ये साउंड इमिट करता है, सपोज इसने कोई साउंड इमिट किया जिसकी फ्रिक्वेंसी एफ नॉट है ना, और ये साउंड किसी वी स्पीड से ट्रेवल करेगा और ये ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा। तो इसको अगर ये एफ फ्रिक्वेंसी से सुनाई देता है ना, एफ को हम बोलते हैं एपरेंट फ्रिक्वेंसी, एफ नॉट हो जाएगा एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, एफ के हो जाएगा एपरेंट। तो नॉर्मल दोनों अगर रेस्ट पे हैं तो जो एपरेंट फ्रिक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी के इक्वल है ना। कि अगर सोर्स भी रेस्ट पे है और साउंड का ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है तो जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी और एपरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगा आपकी सेम। लेकिन दोनों में से अगर कोई रिलेटिव मोशन होगा, या दोनों मोशन में होंगे कि वो एक ही मोशन में होगा, सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई इसको आप यहाँ से हटा दो, अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इसने साउंड इमिट किया, साउंड किसी वी से मूव करता है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना। सोर्स की वेलोसिटी भी कुछ भी नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी केस में सोर्स मूव कर जाए, है ना। सोर्स किसी वीएस से मूव कर रहा है, इसने अगर साउंड इमिट किया किसी एफ नंबर का, तो ये किसी वी से ट्रेवल करके इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा। ऑब्जर्वर को आप रेस्ट पे ले लो या मोशन में ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इसमें अगर ये इसने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट किया और अगर उस इंस्टेंट में ये वीएस से मूव कर रहा है, तो इसकी जो ऑब्जर्व या एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी दिस विल नॉट बी इक्वल टू दैट, है ना। उससे ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इन सम केसेस डिक्रीज भी हो सकती है ना। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डॉपलर। डॉपलर इफेक्ट क्या है? चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में जो वेटिंग मोशन होता है उससे जो ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है दैट इज नोन एज ए डॉपलर इफेक्ट, है ना। उसी को हम क्या होता है कि सर आपका डिस्टेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता? डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस इसके बीच में कम है या ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं या नहीं कर
है ना। डिस्टेंस से हो सकता है इंटेंसिटी में फर्क पड़े साउंड की। इंटेंसिटी मींस उसकी लाउडनेस हो सकता है उसको कम सुनाई, फिर फ्रीक्वेंसी का डिस्टेंस से कोरिलेशन। अगर उसने एफ नॉट इमिट किया तो एफ नॉट ही सुनाई देगा अगर दोनों रेस्ट में है। दोनों में से कोई भी अगर एक क्वेश्चन में होगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका डॉपलर इफेक्ट, है ना। तो ये आपका डॉपलर इफेक्ट हो गया। अब एक चीज आ जाती है इसमें कि डॉपलर इफेक्ट को अगर सिंपल आप समझना चाहो, एकदम सिंपल चीज है कि अगर नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना से इसको समझना चाहें तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे सपोज कोई इस तरह से बोट है ना, कि आपका क्या है बेसिकली अपनी कोई बोट है, किसी वाटर जो है वो वाटर में इस तरह से बोट कोई है ना। और इस केस में बोट जो है वो रेस्ट पे है और यहाँ से एक वेव आके इसको स्ट्राइक करती है। इस तरह से एक वाटर वेव क्या करती है जैसे कि आपकी इसको स्ट्राइक करती है, तो आपको पता है एक क्रस्ट इसको स्ट्राइक करेगा, फिर जब दूसरा क्रस्ट इसको स्ट्राइक करेगा, है ना, कि वेव अगर कोई ट्रेवल कर रही है तो एक क्रस्ट ने एक स्ट्राइक किया, फिर दूसरा क्रस्ट जब स्ट्राइक करेगा तो उसके कुछ टाइम इंटरवल होगा ना। तो सपोज हम ये बोलते हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन द टू क्रस्ट जो है वो 0.2 सेकेंड। भाई इस बोट जो रेस्ट पे थी इसको अगर एक क्रस्ट वाटर वेव के ने स्ट्राइक किया, फिर 0.2 सेकंड के बाद दूसरे क्रस्ट ने स्ट्राइक किया, फिर टाइम इंटरवल कितना है वैसे आपका 0.2 सेकंड। तो हम बोलेंगे ऑब्वियसली बात है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है 1/0.2 हो जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 हर्ट्ज हो जाएगी। तो हम बोलेंगे भाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी 5 हर्ट्ज है और जो बोट को स्ट्राइक कर रही फ्रीक्वेंसी वो भी 5 हर्ट्ज। लेकिन इसमें ऐसा तब है जब बोट रेस्ट पे है। आप सिंपल से ऐसा देखो कि सेम वाटर वेव आपकी इस तरह से आ रही है ना, कि बोट इस तरह से आपका ये है ना, और ये आपका अब रेस्ट पे नहीं है बल्कि यहाँ से सेम वाटर वेव सेम फ्रीक्वेंसी की अभी भी इसकी जो एफ नॉट है वो 5 हर्ट्ज की है ना। कि भाई एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के बीच का टाइम इंटरवल है वो कितना है बेसिकली आपका 0.2 सेकंड की। लेकिन अब ये बोट ट्रेवल करते थे किसी वी से इसकी तरफ जाने लगी, है ना। ये तो ऑब्वियस बात है कि जब ये क्रस्ट ट्रेवल करेगा और बोट उसकी तरफ अगर जाएगी तो जो टाइम इंटरवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये क्रस्ट स्ट्राइक करेगी उससे कम टाइम में दूसरी कर जाएगी, है ना, क्योंकि बोट जब रेस्ट पे थी तो एक क्रस्ट ने स्ट्राइक किया फिर दूसरे क्रस्ट ने स्ट्राइक किया। लेकिन अगर उसकी तरफ जा रही है तो टाइम इंटरवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो पहले टाइम इंटरवल सपोज टी नॉट था और फ्रीक्वेंसी एफ नॉट थी, तो अब जो टाइम इंटरवल है टी इज लेस देन टी नॉट, और अगर टी की वैल्यू लेस देन टी नॉट हो जाएगी तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो रेसिप्रोकल होती है, तो एफ विल बी ग्रेटर देन एफ नॉट, है ना। तो अब इसको 5 हर्ट्ज नहीं हो सकता, 5 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे वेव स्ट्राइक करेगी। तो ये डॉपलर इफेक्ट है ना, कि इसके मोशन की वजह से दो क्रस्ट को स्ट्राइक करने का टाइम इंटरवल क्या हो गया, कम हो गया। तो जब ये कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जिसको स्ट्राइक कर रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है वो इंक्रीज हो गई। दिस इज नोन एज डॉपलर। इसी केस में अगर ऐसा होता कि भाई सेम बोट है ऐसे, है ना, और ये अगर किसी बी से इससे अवे जा रही है और ये आपका कोई वाटर वेव है ना, एक क्रस्ट और दूसरा क्रस्ट फिर से स्ट्राइक करेगी, है ना। ऑब्वियस बात है कि अगर ये किसी फ्रीक्वेंसी से अवे जा रही है तो जो टाइम इंटरवल की वैल्यू होगी ग्रेटर देन टी नॉट, कि भाई एक क्रस्ट उसको स्ट्राइक करेगा उससे ज्यादा टाइम के बाद दूसरी क्रस्ट स्ट्राइक करेगी, तो टाइम इंटरवल की वैल्यू बढ़ गई अगर ये उससे दूर जा रही होगी तो, है ना। और अगर टाइम इंटरवल अगर बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो जब भी कोई चीज टुवर्ड्स जाती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ऑब्जर्व, और जब अवे जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दिस सिंपल इफेक्ट इज नोन एज ए डॉपलर। ये तो सिंपल हमने नॉर्मल वाटर वेव के केस में डॉपलर इफेक्ट किया। आपको जो डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है वो साउंड के केस में कि भाई सेम ऐसे कुछ फिनोमेना साउंड के केस में होता है ना, जिससे कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अलग अलग। दिस इफेक्ट इज सिंपली नोन एज ए डॉपलर। सर जब सोर्स मूव करेगा जो फ्रीक्वेंसी की साउंड वो इमिट करेगा तो वो भी बढ़ जाएगी, मतलब दोनों में से साउंड कोई की भी वेलोसिटी। अभी मैं बता रहा हूँ क्या चीज होता है। साउंड के केस में डिराइव करेंगे ना फॉर्मूला तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो जस्ट मैंने डेमोंस्ट्रेट किया कि डॉपलर इफेक्ट होता है, पास में जाएगा दूर जाएगा, है ना। इसको दो पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे। सोर्स के मोशन का क्या इफेक्ट होता है, ऑब्जर्वर के मोशन का क्या इफेक्ट, दोनों के मोशन का इफेक्ट क्या होगा बेसिकली आपका अलग है।
उससे तो मेन फॉर्मूला ड्राइव होगा ना, उसी से क्या होगा, इसलिए आपका मेन फॉर्मूला ड्राइव। क्या मेन इफेक्ट जानने के लिए है ना। तो पहला मैं केस लेता हूँ साउंड के केस में, डॉपलर इफेक्ट में ऑब्जर्वर इज है ना, कि सोर्स हम रेस्ट पे लेते हैं कि ये आपका कोई सोर्स ऑफ साउंड है, बाद में दोनों को कंबाइन करेंगे। ये आपका सोर्स ऑफ साउंड है, ऑब्जर्वर इज इस केस में ऑब्जर्वर या डिटेक्टर जो भी आप बोलो, ऑब्जर्वर इज मूविंग। तो फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, जैसे आपका मूव है ना। तो कैसे साउंड में डॉपलर इफेक्ट होगा, तो ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये आपका ऑब्जर्वर है। सोर्स ऑफ साउंड सपोज आपका रेस्ट है ना, और ऑब्जर्वर जो हो रहा है वो वी से वी नॉट से इस तरफ जा, इसकी वेलोसिटी कितनी है ऑब्जर्वर की, बेसिकली आपकी वी है ना। वी नॉट वेलोसिटी से क्या हो रहा है, बेसिकली आपके इधर इसने क्या किया ना, लेंथ होगी इसकी वेवलेंथ, ये आपकी हो जाएगी लैम्डा नॉट है ना। भाई एफ नॉट फ्रीक्वेंसी के इसने साउंड इमिट किया, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जैसे आपकी लैम्डा नॉट है ना। और अब इस बात है ये साउंड वेव किसी वी से ट्रेवल करेगी है ना, सोर्स रेस्ट पे है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, कि वी जो है वो क्या है, जैसे आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, कि भाई वी जो होगा इस केस में दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना। और सोर्स रेस्ट पे ऑब्जर्वर किससे मूव कर रहा है, जैसे आपका वी नॉट। तो अब देखो ये लैम्डा नॉट को हम लिख सकते हैं ना, कि इसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा नॉट, ये आपकी वी बाई एफ नॉट हो जाएगी। हाँ, इन तीनों क्वांटिटी में ऐसे तो रिलेशन होता है, तो होता है कि लैम्डा नॉट वेवलेंथ का साउंड यहाँ पे है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब साउंड यहाँ पे वी से पहुंचेगा तो ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा है ना, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी वो वी प्लस वी नॉट हो जाएगी है ना। कि जब ऑब्जर्वर यहाँ पे जब लिसन कर रहा होगा तो ये वी नॉट इधर आ रहा है, ये वी से राइट पर जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वी प्लस वी। तो जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मॉडिफाई, कि क्या चीज मॉडिफाई होगी, बेसिकली आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हम लिखेंगे कि व्हाट इज द एपरेंट या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, इस केस में एपरेंट या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो एफ नॉट है। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी एफ है ना, तो एफ के केस में आप ये लिख लोगे भाई वेलोसिटी की जगह पे जो आ जाएगा वो वी प्लस वी नॉट आ जाएगा है ना। और वेवलेंथ तो कोई मॉडिफाई हुई नहीं, वेवलेंथ तो नहीं है लैम्डा नॉट, बस वेलोसिटी चेंज हो गया, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वी प्लस वी नॉट बाय लैम्डा नॉट हो गया। और लैम्डा नॉट की वैल्यू अभी आपने पढ़ा है कि वी बाय एफ नॉट होता है। तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, ये हो जाएगा एफ नॉट इंटू वी प्लस वी नॉट बाई वी। क्या बात है। तो आप देखो कि अगर ये ऑब्जर्वर किसी स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी एफ नॉट इंटू वी प्लस वी नॉट बाई वी है ना। मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो, एफ विल बी ग्रेटर देन एफ है ना। कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी इंक्रीज होगी, एफ की वैल्यू एफ नॉट से क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी ज्यादा। इसी केस में अगर ऐसा हो कि भाई जो सोर्स मूव कर रहा हो, या भाई ऑब्जर्वर में आपने बोला वेलोसिटी मॉडिफाई हो जाएगी, अब सोर्स के मूव करने से क्या होगा है ना, कि बाद में दोनों को कंबाइन करके दोनों इफेक्ट आ जाएंगे है ना। कि भाई सोर्स मूव कर, सोर्स इज मूव, सोर्स इज मूव। तो जब सोर्स मूव करेगा और ऑब्जर्वर सपोज यहाँ पे रेस्ट पे, ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है और यहाँ पे आपका सोर्स पर मूव कर, और सोर्स मूव कर रहा है किसी बेसिकली आपकी वीएस स्पीड है ना। वीएस स्पीड से सोर्स क्या कर रहा है, कि आपका मूव कर। तो इसने अगर एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट किया है ना, कि इसने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का अगर साउंड इमिट किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि है ना, कि अगर ये वीएस से मूव कर रहा है, तो अगर इसने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट किया तो नॉर्मली इस तरह से एक साइकिल डेवलप है ना। तो अभी आपने बोला कि भाई जब ये इमिट करेगा तो इसकी वेवलेंथ जो होगी ना वो आपकी हो जाएगी, अभी आपने पढ़ा था कि एक्चुअल वेवलेंथ जो होगी लैम्डा नॉट इक्वल टू वी बाय एफ।
लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तब तक सोर्स कुछ आगे तो जा चुका हो, तो मतलब वेवलेंथ मॉडिफाई हो जाएगी, अपरेंट वेवलेंथ। मान लो जब तक इसने पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया टी टाइम पीरियड में, मान लो उसको टी टाइम पीरियड लगा पूरा साइकिल कंप्लीट होने में, तब तक तो सोर्स कुछ आगे चला जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाता हूँ क्लैरिटी के लिए। भाई इसने एक मीट किया ऐसा, और यहाँ पे आप इसको तो लैम्डा नॉट ही ले लो, इसकी वेवलेंथ कितनी है, जैसे कि आपके लैम्डा, तो इस लूप को फॉर्म होने में टाइम लगेगा टी टाइम, तो उस टी टाइम पीरियड में सोर्स कुछ आगे चला जाए, तो सोर्स उस टी टाइम पीरियड में सपोज आपका यहाँ पे आ गया, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि अगर ये वीएस से मूव कर रहा है, सोर्स किससे मूव कर रहा है, वैसे अपने किसी वीएस से, तो ये मॉडिफिकेशन आ गया भाई, वीएस इनटू टाइम पीरियड से चीज आगे चली, है ना। तो एक्चुअली में वेवलेंथ की वैल्यू मॉडिफाई हो गया, एपरेंट वेवलेंथ सिर्फ इतनी है ना, क्योंकि सोर्स आगे चला गया, तो सोर्स के रिस्पेक्ट में वेवलेंथ तो कम हो गई, जब तक ये वेव जनरेट होकर यहाँ तक पहुंची सोर्स आगे चला गया, तो सोर्स के रिस्पेक्ट में वेवलेंथ मॉडिफाई हो, और वेवलेंथ हो कितनी गई, एपरेंट वेवलेंथ जो हो गई वो आपकी हो गई लैम्डा नॉट माइनस वीएस इनटू टाइम, है ना। कि अगर साइकिल को ट्रेवल करने में टी टाइम पीरियड लग रहा है तो वीएस इनटू टी से आगे चला जाएगा, तो एपरेंट, इसी को हम बोलते हैं एपरेंट वेवलेंथ, है ना। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका एपरेंट वेवलेंथ, एपरेंट वेवलेंथ, है ना। तो ये एपरेंट वेवलेंथ से निकलेगी और साउंड यहाँ तक पहुंचेगा, तो पहुंचेगा तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड तो वही रहेगी, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी अब उसमें वेवलेंथ मॉडिफाई होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी ना इसमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी जैसी चीज होगी नहीं, लेकिन वेवलेंथ मॉडिफाई होगी, वेवलेंथ की जगह पे लैम्डा नॉट माइनस वीएस इनटू टी, और जो टी होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है ना, कि जो टी होता है वो क्या होता है, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, हम जानते हैं कि लैम्डा नॉट की जगह पे हम पुट कर सकते हैं वी बाई एफ नॉट, और टी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं वैसे कि आपका वन बाई एफ, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ, तो जो एफ की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वी, लैम्डा नॉट की जगह पे आ जाएगा वी बाई एफ माइनस वी एस बाई एफ नॉट, है ना। तो अल्टीमेटली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है एफ नॉट इंटू, है ना, यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि आपका वी डिवाइड बाई वी माइनस, है ना। आपसे बात है कि इसमें भी देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ी रहेगी, स्टिल ग्राउंडर कम हो गया ना, तो एफ की वैल्यू जो होगी वो एफ नॉट से ज्यादा, तो चाहे सोर्स रेस्ट पे हो उसकी तरफ ऑब्जर्वर मूव करे तो अपने फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड मॉडिफाई, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे और उसकी तरफ सोर्स मूव करता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो सेम रहती है, वेवलेंथ मॉडिफाई, तो अल्टीमेटली ये फॉर्म ले आता है ना। तो दो अलग अलग इफेक्ट आपने ले, अब इसी को हम कंबाइन कर देंगे, जब दोनों होंगे तो दोनों चीज हो जाएंगी, है ना। तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप इसको लिखिए, तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे में हम डॉपलर इफेक्ट को समझ सकते हैं, बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया। सर फर्स्ट वाले केस में वेवलेंथ चेंज ही नहीं होती, क्योंकि सोर्स मूव ही नहीं कर रहा है ना, सोर्स के आगे बढ़ने की वजह से तो वेवलेंथ मॉडिफाई होती है, सोर्स तो आगे जा ही नहीं रहा है, वेवलेंथ क्यों मॉडिफाई होगी, है ना। कि जब इसने साइकिल इमिट किया तो जितने टाइम में साइकिल कंप्लीट की सोर्स तो वहीं पे है, तो सोर्स के रिस्पेक्ट में वेवलेंथ अनबाउंड है, लेकिन उस केस में सोर्स अगर मूव करे तो जब तक ये साइकिल कंप्लीट हुई सोर्स को अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया, तो उसके रिस्पेक्ट में वेवलेंथ कम, वो ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से वेलोसिटी ऑफ साउंड मॉडिफाई होती है और सोर्स के मोशन की वजह से वेवलेंथ मॉडिफाई,
कंसेप्चुअली आपको ये जानना होगा, कई न्यूमेरिकल्स में हो सकता है इसका यूज हो कंसेप्ट्स के, है ना, अगर दोनों मूव कर रहे हैं, है ना, कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर अगर दोनों मूव कर रहे हैं, इस केस में अगर मैं ऐसा ले लूं कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच, है ना, कि अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर both moving towards each other, है ना, कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो दोनों चीज हो जाएंगी कि भाई सोर्स अगर किसी यहाँ पे वीएस से मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसी वी नॉट से, है ना, तो जब ये इस तरह से साउंड इमिट करेगा तो आपको पता है वेवलेंथ मॉडिफाई हो जाएगी, है ना, कि सोर्स यहाँ पे अगर आ गया तो इसके रिस्पेक्ट में आप वेवलेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, है ना, आप इसको थोड़ा सा ठीक से बना, है ना, तो जो अपरेंट वेवलेंथ होगी इस केस में लैम्डा, इसको अगर मैं ले लूं कि लैम्डा नॉट माइनस वी एस इंटू, और जब साउंड किसी वी से यहाँ पे पहुंचेगा, है ना, कि साउंड जब किसी वी से पहुंचेगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जो होगी वो वी प्लस वी नॉट, तो जब हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हम ये तो लिखेंगे वी प्लस वी नॉट बाई लैम्डा, अल्टीमेटली ये आपका हो गया वी प्लस वी नॉट लैम्डा नॉट माइनस वी एस, और वैसे सेम ये दोनों चीजें कि लैम्डा नॉट की जगह पे ये पुट कर दोगे, टाइम पीरियड की जगह पे ये मेन फॉर्मूला आ जाए, है ना, दोनों का अगर मैं इफेक्ट ले लूं तो अल्टीमेटली एफ नॉट इंटू क्या हो जाएगा इसलिए आपका वी प्लस वी नॉट एंड वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी एस ये आपका, है ना, तो सिंपल सा ये जो केस है इसी को आपको याद रखना, अलग अलग केस मत याद रखना, मेन केस यही है, ये केस तब के लिए है when source and observer are moving towards each other, are moving towards each other, जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो उसका ये फॉर्म एफ की वैल्यू एफ नॉट वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाय क्या रहेगा आपका वी माइनस वी, तो ये आपका दिस इज नोन एज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, बाकी सारे फॉर्मूले इसी से हैं, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वी नॉट की वैल्यू 0 पुट कर, अगर सोर्स रेस्ट पे है तो वी एस की वैल्यू 0, है ना, तो ये तो केस हो गया जब एक दूसरे की तरफ ही जा रहे हैं, ध्यान रखना कि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मे भी हो सकता है दोनों एक दूसरे से आगे भी जा रहे हैं, हो सकता है एक डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो उसको कैसे करते हैं मैं आपको ध्यान दूंगा, लेकिन आपको जो फॉर्मूला ध्यान रखना है वो सिर्फ यही है ना, कि भाई जो फॉर्मूला याद रखना है वो सिर्फ आपको ही है। ठीक है ना, ये आपका गया, जैसे तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, किसी केस में अगर अवे आ गया तो वो कैसे करेंगे, जस्ट आपको साइन चेंज कर देना है ना, बस आपको क्या करना है इसलिए आपकी साइन चेंज कर, कि अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे से अवे जा रहे हैं तो अब इसी केस में आप देखो कि न्यूमरेटर भी बढ़ गया डिनोमिनेटर कम हो गया, तो नॉर्मली एफ की वैल्यू एफ नॉट से ज्यादा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, है ना, अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे
ये सोर्स जो है यहाँ पे कोई है, ये किसी वीएस से इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो किसी वी नॉट से इस तरफ जा रहा है। सोर्स ने साउंड इमिट किया किसी वी नॉट फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी, जो कि वी से ट्रेवल करके इस तक पहुंचे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे बेसिक से डिराइव करके भी आ जाएगा, लेकिन अब आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे साइन चेंज करना। जो आपने केस लिया है इससे अगर अपोजिट कोई केस है तो वहां पे जस्ट उसका साइन नेगेटिव आता है। जैसे वी नॉट इसमें लेफ्टवर्ड है, अगर कोई केस राइटवर्ड आ रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा। वीएस अगर राइटवर्ड है, कोई लेफ्टवर्ड का केस आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वीएस के आगे माइनस आ जाएगा। तो आप देख लो भाई, जो मेन फॉर्मूला है उसी में मॉडिफाई करना है। तो इस केस में एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट, आप लिखोगे ऊपर में वैसे प्लस साइन होगा, लेकिन चूंकि पहले केस से अपोजिट यहाँ माइनस भी होगा, है ना। और यहाँ वैसे ही है कि वैसे यहाँ पे साइन माइनस होता है, लेकिन जो मेन केस है उससे राइटवर्ड से लेफ्टवर्ड है तो माइनस हो गया। अल्टीमेटली एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी एफ नॉट इंटू वी माइनस वी डिवाइड बाई वी प्लस। तो जस्ट साइन उल्टे हो गए, है ना। साइन उल्टे हो गए तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी अब कम ऑब्जर्व करेगी, एफ की वैल्यू लेस देन एफ नॉट, ये तो आपको पता ही है कि एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी एक डायरेक्शन में भी जा सकते हैं लोग। हो सकता है कि सोर्स जो है ये किसी वीएस से इस तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो किसी वी नॉट से इस तरफ, है ना। सोर्स ने किसी एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट किया जो कि वी से ट्रेवल करके इसको मिलता है किसी एफ फ्रीक्वेंसी, वही मेन से साइन चेंज करना है। तो आप लिखोगे एफ, एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट, मेन फॉर्मूले में होता है वी प्लस वी नॉट। अब देखो कि उस केस और इसमें वी नॉट की डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ माइनस वी नॉट है, डिवाइड बाई वी प्लस वी एस। आपको पता है वी एस की डायरेक्शन दोनों केस में सेम ही है, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं है ना। तो ये अल्टीमेटली सॉरी मेन फॉर्मूले में माइनस होता है ना, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आप देखो ऊपर नीचे दोनों माइनस होंगे, एफ नॉट की वैल्यू हो गई वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी माइनस, है ना। तो जैसे पहले केस में आपने बोला फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसमें कम होगी, इसमें आप बोल नहीं सकते, इसमें डिपेंड करेगा कौन सा केस है। भाई अगर वीएस की वैल्यू वी नॉट से ज्यादा है, अगर वीएस की वैल्यू अगर वी नॉट से ज्यादा है तो मतलब ये जो चीज होगा ये कम हो जाएगा, तो मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर वीएस की वैल्यू लेस देन वी नॉट, है ना, मतलब वी नॉट अगर ज्यादा है ये चीज बढ़ जाएगा, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होगी वो कम, वीएस इज लेस देन, हाँ सही बात है, वीएस कम होगा वी नॉट ज्यादा है ना। तो एफ की जो वैल्यू होगी, एक बार चेक कर लेते हैं, वी नॉट की वैल्यू कम है और वीएस ज्यादा, सॉरी उल्टा, एफ इज लेस देन एफ नॉट, है ना। क्योंकि आपको इस केस में क्या होगा, न्यूमरेटर ज्यादा होगा, है ना, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसलिए आपका कम होगा, है ना। तो उस केस में हम अगर वीएस की वैल्यू किसी केस में वी नॉट के इक्वल है तो एफ की वैल्यू एफ नॉट के इक्वल है ना, तो इसके हिसाब से ऑब्जर्व, तो ये केस मत लिखो, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके आपको खुद ये ज्यादा सही है कि अगर वीएस एंड वी नॉट सेम है तो कोई डॉपलर इफेक्ट होगा, इसलिए तो हम रिलेटिव मोशन बहुत यूज, जब रिलेटिव मोशन होगा तभी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसे आप जब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे तो अपने आप सारी चीजें हाँ, फ्रीक्वेंसी की वजह से बीट आ सकती है, बिल्कुल बीट आ जाएगी, बीट में फ्रीक्वेंसी चेंज के क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज की वजह से बीट ऑब्जर्व, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड अगर सुपरइम्पोज होंगे तो उसकी वजह से बीट ऑब्जर्व हो सकती है ना। तो ये तीन ही फॉर्मूले हैं, तीन के एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में आपको साइन चेंज करना, मेन जो ये फॉर्मूला है इसी में आपको साइन चेंज करना। अगर इसके जैसी चीजें हैं सिमिलर तो कोई साइन चेंज नहीं, इसके अपोजिट कोई भी चीज होगी साइन चेंज है ना, तो उसका साथ तो ये होता है डॉपलर। इसके कुछ केसेस भी होते हैं, हम डिस्कस करेंगे, डॉपलर इफेक्ट में 3 अलग अलग केसेस हैं।
ठीक है, इस तरह से इसको, है ना। तो इसमें 3 केसेस होते हैं डॉपलर इफेक्ट में, वो थोड़ा सा आप ध्यान देना। वैसे तो मेन फॉर्मूला यही है, इसी के ऊपर मैटर्स होंगे, तो इसके कुछ केसेस आप ध्यान, है ना। तो केसेस में हम डॉपलर इफेक्ट यूज, है ना। पहला केस होता है इफेक्ट ऑफ विंड। भाई अभी तक हमने स्टिल एयर लिया, इफेक्ट ऑफ विंड, इफेक्ट ऑफ विंड, है ना। तो विंड से वेलोसिटी ऑफ साउंड मॉडिफाई हो जाएगी। विंड से क्या मॉडिफाई हो जाएगा, जैसे कि आपके वेलोसिटी ऑफ साउंड, कि अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर विंड फ्लो हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की जगह पे आप v प्लस w, जैसे डाउन स्ट्रीम में होता है ना। लेकिन अगर विंड अपोजिट फ्लो हो रही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर राइटवर्ड है और विंड जो इसके अपोजिट फ्लो हो रही है, तो इस केस में इफेक्टिव जो ले, Sir, you are not audible. इससे जो मॉडिफाई होगा क्या मॉडिफाई होगा, जैसे आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड v एंड w अगर सेम डायरेक्शन में है v प्लस w हो जाएगा। v एंड w अगर अपोजिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आपका v माइनस, ये आपका हो गया इफेक्ट ऑफ विंड, है ना। दूसरा आ जाएगा इफेक्ट ऑफ विंड के बाद नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं, है ना। वी डिस्कस व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर नॉट इन सेम। 3 इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक अगला इफेक्ट होगा। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर नॉट इन सेम लाइन, नॉट इन सेम, अब तक तो नहीं एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग सब हम बात कर रहे हैं कि सोर्स के अलॉन्ग ही ऑब्जर्वर होगा, लेकिन ऑब्जर्वर के साइड में भी तो हो सकता है। जैसे आपने बोला ये कोई सोर्स ऑफ साउंड है और ये आपका कोई ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है एंड सोर्स ऑफ द साउंड किसी वीएस से मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट में, है ना। इसने क्या है ना, इस इंस्टेंट में जब ये यहाँ पे था तो इसने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड, तो अगर जो साउंड फॉलो करेगा वो तो ये पाथ फॉलो करेगा, तो हम बोलेंगे साउंड का जो पाथ होगा वो सोर्स एंड ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन, तो साउंड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, वी सॉरी ये वीएस से मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर एस पे है, साउंड की वेलोसिटी वी है ना, इससे साउंड इमिट कर दिया और ये अपनी पोजीशन चेंज भी कर दी। लेकिन आपको पता है इस इंस्टेंट में जब ये लाइन इस तरह से मिला रही थी और ये एंगल जब थीटा बना रही थी, तो उस टाइम जो इसने साउंड इमिट किया एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का, वो उसको कितने का सुनाई, तो कुछ नहीं, आपको वीएस को रिजॉल्व कर देना, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट हमेशा हम साउंड की वेलोसिटी के अलोंग लगाते हैं, है ना। ये डॉपलर इफेक्ट जो लगाएंगे वो किसके अलोंग लगाएंगे, जैसे कि आपके साउंड की वेलोसिटी के अलोंग, है ना। तो वीएस का हम कंपोनेंट ले लेंगे, तो वीएस का कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीएस कॉस, और उसके बाद हम मेन फॉर्मूला लिख देंगे, एफ इक्वल टू होता है एफ नॉट वी प्लस वी नॉट वी माइनस। सर बट जब सोर्स मूव कर रहा होता है जब तो वेवलेंथ इफेक्ट होती है ना। हाँ वो तो होती बेटा, वो अलग अलग ले रहे हैं ना, वो सब इसमें आ जाएगा ना, इस फॉर्मूले में वो चीज तो हम कर सकते हैं। ये फॉर्मूला वेवलेंथ मॉडिफाई करके तो है, एक बार फॉर्मूला आ गया बार बार बेसिक से नहीं करेंगे ना, है ना। ये आपको इस तरह से आ जाएगा, अपने आप इसमें सारी चीजें, ये फॉर्मूला आपने ले लिया, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, वेलोसिटी ऑफ साउंड आप वी ले लोगे, ऑब्जर्वर रेस्ट कर रहे जी दोगे, वी आ गया क्योंकि टुवर्ड्स से केस है यहाँ माइनस साइन, और अब वीएस नहीं लेना, अब आपको क्या लेना है, जो साउंड की वेलोसिटी के अलोंग वीएस का कम, तो वी माइनस वीएस कॉस, है ना। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अगर थीटा चेंज होगा तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, चेंज, तो इसका सही निकालना। तो जब भी आपका सोर्स और ऑब्जर्वर अगर सेम लाइन में नहीं है तो साउंड की वेलोसिटी के अलावा हम वेलोसिटीज को क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व करते हैं। वही बात है, जो वेवलेंथ मॉडिफाई होगी अब वो हो जाएगा लैम्डा नॉट माइनस वीएस कॉस थीटा इनटू टाइम, ये वीएस कॉस थीटा याद रखें,
तो इफेक्ट ऑफ विंड आ गया। When source and observer are not in same line, सेकंड केस आ गया। थर्ड केस होता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड और इको, है ना भाई। हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, apparent frequency of reflected sound, reflected sound और इको। भाई जो इको या रिफ्लेक्टेड साउंड है उसकी apparent frequency, what is the apparent frequency of the reflected sound of echo? इसमें ऐसा होता है, सपोज आपको यहाँ पे हिल ले, ये कोई आपका हिल की लोकेशन है ना, और ये आपका कोई सोर्स ऑफ साउंड है ना, और यहाँ से क्या होगा, इसने एफ नॉट, ये यहाँ बीच में कोई ऑब्जर्वर है ना, बीच में क्या है, बेसिकली आपका ऑब्जर्वर को आप रेस्ट पे ले लो, ऐसे मोशन में भी ले सकते, ये आपकी कोई हिल या वॉल है ना, और सोर्स जो है ये किसी बीएस से मूव कर रहा है, इसने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड है ना, कि इसने क्या किया, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का क्या साउंड इमिट किया साउंड। तो जब इसने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट किया, तो एक तो साउंड वी वेलोसिटी से डायरेक्ट इसको सुनाई देगा, तो जो डायरेक्ट साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज f1, डायरेक्ट साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, f1 होगी। तो f1 हम निकाल लेंगे, f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सीधे फॉर्मूला ही है, f नॉट बाई v डिवाइडेड बाई v माइनस vs हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर है उसको मैंने रेस्ट कर दिया, तो जो डायरेक्ट साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी तो उसको f1 सुनाई देती है, लेकिन आपको पता है साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट होकर भी तो उसके पास आएगी, तो डायरेक्ट की फ्रीक्वेंसी अगर f1 है तो रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी हम f2 लेंगे, तो इसी रिफ्लेक्टेड साउंड को हम इको बोलते हैं। तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इको, है ना, भाई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इको क्या होगा, है ना, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इको। तो इस केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, इसमें ऑब्जर्वर को भी मोशन मिलेगा, है ना, अदरवाइज तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये वी नॉट से मूव कर रहा है तो यहाँ पे v प्लस वी नॉट है ना, ऑब्जर्वर को मैं क्वेश्चन में ले लिया, तो डायरेक्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी ये हो। हम निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द observed frequency of the reflected sound. What is the observed frequency of reflected sound? है ना, कि reflected sound की observed frequency है ना, कि what is the observed frequency of reflected sound? तो हम निकालेंगे कि जब आप observed frequency of the reflected sound निकालोगे तो इसके दो स्टेप्स होते हैं, ध्यान रखना। मैं इसको फिर से एक बार डायग्राम में, है ना, अब बीच में हम वो डायरेक्ट वाला भूल जाए क्योंकि आपको तो उसको निकालना है। तो सोर्स हो गया, ये किसी वीएस से मूव कर रहा है, या ऑब्जर्वर हो गया किसी वी नॉट से, तो इसने साउंड इमिट किया। जब ये साउंड यहाँ पे पहुंचेगा, है ना, किसी एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का इसने साउंड इमिट किया, तो आप ऐसा मान लोगे कि सपोज हिल की लोकेशन में एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ना, हिल स्टेशनरी है तो उसके लोकेशन पे एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी का सुनाई, तो सपोज इस ऑब्जर्वर को ये फ्रीक्वेंसी एफ डैश सुनाई, हाँ, क्योंकि अभी हम इसके बारे में भूल जाते हैं, बोलते हैं कि साउंड जब इस तरह से हिल की लोकेशन में पहुंचेगा तो वहां अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा तो उसको एफ डैश सुनाई, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी, एफ डैश हो जाएगा एफ नॉट इनटू वी डिवाइड बाई बी प्लस बी एस, है ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। अब आपको पता है जब साउंड रिफ्लेक्ट होगा तो अब इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो एफ डैश हो जाएगी, लेकिन अब ये जो सोर्स था और ये जो ऑब्जर्वर था, ये सोर्स बन जाएगा कि जब ये सोर्स था तो ये पर्सन यहाँ पे ऑब्जर्वर था, लेकिन रिफ्लेक्टेड साउंड की अब यही चीज सोर्स है, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एफ डैश की, और वो सोर्स रेस्ट, तो जब ये वापस जाएगा तो उसको एफ टू फ्रीक्वेंसी, फिर से केस लगा देंगे कि एफ टू जब निकालोगे आप तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आप एफ डैश ले लो। अब ऑब्जर्वर मूव कर, यहाँ पे हो गया बी प्लस वी नॉट, और जो सोर्स है वो रेस्ट पे, यहाँ पे हो गया जब ये आपका, हाँ सही, ये गलत हो गया,
यहाँ पे v माइनस टुवर्ड्स द केस है v माइनस v प्लस v नॉट हो गया और सोर्स रेस्ट पे है तो ये आपका हो गया v माइनस v है ना। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट किया, सोर्स bs से मूव कर रहा है, इसको मैंने ऑब्जर्वर एज्यूम किया, ये तो रेस्ट पे है, तो एफ डैश की वैल्यू आपकी है। अब रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए यही सोर्स बन एफ डैश एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, इसको f2 का सुनाई है ना। तो f2 इक्वल टू v प्लस v नॉट हो गया क्योंकि टॉर्च के केस पे प्लस साइन आ गया, यहाँ पे vs की वैल्यू। अब f डैश की वैल्यू को आप यहाँ, तो जो f2 की वैल्यू होगी इस केस में वो आपकी है f नॉट इंटू, है ना, यहाँ पे जैसे कि आपका v प्लस v नॉट है ना, और कंप्यूट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा कि आपका v माइनस, है ना। सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे यहाँ भी माइनस क्योंकि ये सेम डायरेक्शन वाले केस है ना, सेम डायरेक्शन में ऊपर नीचे दोनों माइनस, ये आ गया और ये आ गया, ये वाला केस है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। जो डायरेक्ट साउंड है उसमें तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों माइनस, तो एफ फ्रीक्वेंसी आ रही। रिफ्लेक्टेड साउंड की आप ऐसा माना मैंने कि एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट किया, इसको एफ डैश में दो, तो ये ऑब्जर्वर है स्टेप एफ डैश। अब ये ऑब्जर्वर ही सोर्स बन गया, एफ डैश आ गया और इसको एफ टू फ्रीक्वेंसी, और इस पर्सन को एक्चुअली में तो एक साथ दोनों सुनाई देंगे ना, कि डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड साउंड एक साथ सुनाई है, डायरेक्ट साउंड भी आएगा, रिफ्लेक्टेड साउंड भी आएगा, है ना, एक साथ सुनाई देगा। तो जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगे तो उससे बीट पड़ेगी, है ना, कि भाई दोनों साउंड अगर एक साथ इसको सुनाई दे रहे हैं, डायरेक्ट वाला भी और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो भी, उससे बीट प्रोड्यूस हो जाएगी और उस बीट की फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, बीट ऑब्जर्व, है ना, ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, एफ की वैल्यू जो हो जाएगी एफ टू माइनस एफ, ये रिफ्लेक्टेड की है, ये डायरेक्ट की है, दोनों का डिफरेंस है, बीट फ्रीक्वेंसी, है ना, ये बीट ऑब्जर्व, तो ये होता है इको कट। ठीक है, ये आपको से तो अब इसके बेसिस पे आई गिव फ्यू न्यूमेरिकल्स, है ना, जिसमें कि तीनों केस आपके इसकी प्रैक्टिस भी आपको, तीनों केस के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो अपने आप आपको समझ आएगा, दो तीन न्यूमेरिकल से पूरी चीजें आप लिख लो सकते। ठीक है, क्या आई विल गिव फ्यू न्यूमेरिकल्स, इसको प्रैक्टिस करो।
Okay, you can go for this question. बेटा किसी के म्यूट कर दूंगा मैं सबको, किसी के साउंड आ रहा है ऐसे। ओके ओ यार रचित, मैंने तो वो कर दिया, मैंने अभी मैसेज देखा, मैंने तो वेस्ट कर दिया। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब आपको रिजॉल्व नहीं करना है। लॉन्ग डिस्टेंस में तो एंगल बहुत कम होगा ना, तो आपको कोई रिजॉल्व वगैरह नहीं करना है, आपको रिजॉल्व नहीं करना। हाँ रमेश, सही है आपका आंसर। बेटा मत करो, नॉइज आ रहा है। जब टू और से केस होता है तो लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, जब ए का केस होगा तो लीस्ट फ्रिक्वेंसी। कोई नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ये तो आ जाना चाहिए क्वेश्चन, थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है आपको लग रहा है।
हाँ सही है। अभी किसी ने मैसेज भेजा है, नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन दैट इज करेक्ट आंसर। हाँ निहाल, सही है आपका आंसर। यथार्थ भी सही है आपका ऑलमोस्ट। आप सही है, दोबारा जो आपने भेजा सही है ना, बिल्कुल सही है। इसमें कुछ सोचना नहीं है बहुत ज्यादा आपने, कि भाई ये कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट पे है और सोर्स ऑफ साउंड जो है सर्कुलर मोशन में। तो जब ये इस पोजीशन में होगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वीएस, वो ओमेगा आर के इक्वल हो जाएगी, है ना। और ये टुवर्ड्स द केस है तो इस टाइम साउंड की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस है इसलिए रिजॉल्व भी करोगे तो एंगल का इफेक्ट ज्यादा है ना। कॉस थीटा अगर एंगल कम हो तो 1 मिलेगा, तो रिजॉल्व करने की आपको जरूरत है। वीएस इक्वल टू ओमेगा आर आ गया। तो इस स्टैंड में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो एफ मैक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी एफ नॉट वी डिवाइडेड बाई, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, वी माइनस वी एस, है ना। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। एफ नॉट की वैल्यू से दे रखी है, एफ नॉट इज द 540, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसने दे रखा है 330, और ये आपका हो जाएगा 330 माइनस ओमेगा आर, ओमेगा एंड आर दोनों दिया हुआ है 15 एंड 2, 330 हो जाएगा, है ना। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका आ जाएगा 594, 594 टू आवर सीरीज। जब ये टर्न होके यहाँ पे आएगा तो सेम वी एस इक्वल टू ओमेगा आर से अवे जा रहा होगा, ये लोकेशन होगी एफ मैक्स की और ये लोकेशन हो जाएगी एफ मिनिमम। तो एफ मिनिमम में साइन तो चेंज करना है आपने, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 540 इंटू 330 डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 330 प्लस, है ना। तो ये वाला जो आंसर आएगा वो 495 होगा, ये आपका आ जाएगा 495, है ना। आपने लेकिन ध्यान रखना क्यों रिजॉल्व नहीं किया, ये क्वेश्चन में इसने वर्ड यूज किया है लॉन्ग डिस्टेंस। तो अगर cos थीटा आप लोगे, थीटा अगर स्मॉल होगा cos थीटा 1 है, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कम डिस्टेंस को होता तो रिजॉल्व, हाँ। तो ये आप मैक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उससे पूरे इको के कंसेप्ट आपके आ जाए। वो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप कैसे करके उसको सॉल्व, हाँ सही है। ओके कैन गो फॉर दिस। अरे फोन कर लो, फोन कर लो,
तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको सारे कैसे? कैसे ऐसे पार्ट के आंसर आते जाए मुझे बताओ।
सही है निहाल, आपका आंसर सही है पार्ट। दक्ष आपका भी आंसर सही है ये पार्ट का, आपका भी आंसर सही है। निहाल आपका ए एंड बी पार्ट सही है, सी सही नहीं आ रहा है। और रमेश कोई डाटा आप गलत ले रहे हो शायद, बस ध्यान दो, डाटा मिस्टेक तो मिली आपकी, कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ हो गई। साउंड वेव की स्पीड वाटर में बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। कार्तिक के फर्स्ट टू पार्ट सही है, थर्ड पार्ट सही नहीं आ रहा किसी का भी। कनिष्का सही है आपका आंसर। हाँ रमेश, अब आपका आंसर सही, यथार्थ सही है आपका आंसर। सी पार्ट में मिस्टेक आ रही है, ए एंड बी सही है, रमेश सी पार्ट सही नहीं आ रहा। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, अपने आप सारी चीजें आएंगी, इसमें तीनों केसेस है ना, है ना। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं है, ए पार्ट तो एकदम आसान है कि भाई ए सबमरीन बी की तरफ जा रही है, एफ नॉट इतनी फ्रिक्वेंसी है, इतने साउंड इमिट किया, साउंड वाटर में ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर, सब कुछ दिया हुआ है। तो टोर्स के तो केस है, आपके पास सीधे फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ नॉट वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी। यस, एफ नॉट की वैल्यू इसने 1400 दी हुई है, वी आपका है 1530 प्लस वी नॉट मीन्स ऑब्जर्वर मीन्स 9 और वी माइनस वी, ये अप्रोक्सीमेटली 1416 है। इस फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कितना जाएगा 1464। अब पता है जब ये पास करके अवे जाएंगे, बस साइन ही तो चेंज होगा, एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट वी माइनस वी नॉट वी प्लस वी, एफ नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1400 और ये हो जाएगा 1533 माइनस 9, भाई ये आपका हो जाएगा 1533 प्लस 8 है ना। तो इससे जो आपका आंसर आएगा वो 1384 है, 1385 ऑलमोस्ट आ रहा है। चेक कर लो थोड़ा सा, मेरे पास जो आंसर दिया हुआ है वो 1385 है ना। तो दो केस तो आ गए। अब फर्स्ट केस में इसने ये बोला हुआ है कोई इको वाला कंसेप्ट का, लेकिन इको में जिस चीज से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मूव भी हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि इसने जैसे ही 1400 हर्ट्ज का साउंड इमिट किया,
ये किसी 1533 मीटर पर सेकंड से मूव किया, तो इसको ये बी को अगर कोई इसके अंदर ऑब्जर्वर है तो उसको अगर एफ डैश फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई, एफ डैश तो वही होगा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्रॉस से कैसे था, इस केस में जो एफ डैश जो उसको सुनाई देगा वो 1416 हर्ट्ज। अब यहां से रिफ्लेक्ट होगा, तो अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ डैश हो जाएगी और ये अब सोर्स बन जाएगा और ये ऑब्जर्वर इको के लिए, है कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर अब क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो फाइनली जो इसको फ्रीक्वेंसी एफ सुनाई देगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ डैश, और अभी भी टुवर्ड्स का केस ही है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बी हो गया 1533, है ना। ऑब्वियसली बात है कि अब ऑब्जर्वर जो हो गया वो ये हो गया, यहाँ पे आपका प्लस ए और ये सोर्स बन गया, ये आपका 1533। पहले क्या था, हिल जो थी वो रेस्ट पे थी तो जीरो ले रहे थे, इसमें मूव कर रहा है ना, तो ये सोर्स बन गया, ये आपका नहीं है। हाँ, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे सारी वैल्यूज पुट कर दोगे एफ डैश की, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो आएगा, मेरे पास जो आंसर दिया हुआ वो दिया हुआ है ना 1432 हर्ट्ज, 1430, है ना, it has been given 1432 हर्ट्ज। है ना, ये आपका तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका हमने ऑलमोस्ट पूरा चीजें क्या करनी कंप्लीट। तो अब आपका मेन आता है रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन का अपना अपना मेथड होता है। कोई भी एक चीज आप कंप्लीट कर दो तो रिवाइज नहीं करता, है ना। जैसे कोई अगर सोचता है कि नहीं मुझे मॉड्यूल करना है ना, तो रिवीजन के लिए यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल कंप्लीशन, है ना। कि भाई कोई अगर सोचता है कि मुझे रिवाइज करना है, 11th का सिलेबस खत्म करने के बाद आपको लगता है कि मुझे 11th का रिवीजन करना है ना, तो रिवीजन किसी भी एक चीज से हो सकता है, कोई भी एक चीज पकड़ लो। जैसे आपके पास मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल 1 2 3 में कोई चीज सिलेक्ट करके उसको सॉल्व कर, है ना, कोई भी चीज एक सिलेक्ट कर लिया आपने, तो भाई मुझे जो है सिंगल करेक्ट करना है तो पूरा सिंगल करेक्ट कर। किसी को लगता है कि नहीं मल्टी करेक्ट करके मैं पूरा रिवाइज करूँ, है ना, सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट, या पहले अगर आपने ये कर रखा है तो किसी ने बोला सब्जेक्टिव करना है मुझे और सब्जेक्टिव, कोई भी एक सोर्स लेके ना उसकी सारी चीजें में से कोई भी चीज करना, है ना, सिंगल करेक्ट मल्टी करेक्ट सब्जेक्टिव कोई भी एक चूज करके आप रिवाइज करो, अपने आप सारी चीजें आपको आती नहीं। ऐसे थ्योरी आप क्या रिवाइज, थ्योरी तो सब एक ही होती है ना, तो मॉड्यूल से भी कर सकते हैं। कोई करता है, कोई सोचता है नहीं मुझे एक्सरसाइज से करना है, एक्सरसाइज से एस सी वर्मा से करना है, तो एस सी वर्मा की एक्सरसाइज, एस सी वर्मा की एक्सरसाइज कंप्लीट कर, कंप्लीट एक्सरसाइज, है ना। किसी को लगता है नहीं मुझे एनसीईआरटी से ही करना है, तो एनसीईआरटी से भी हो जाए, एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चंस दिए होते हैं, एक्सरसाइज की कंप्लीट एक्सरसाइज, है। तो जो भी आपको सुटेबल लगता है एक कोई चीज पकड़ के, है ना, कोई टारगेट कर लो कि 15 दिन में करना है मुझे, या 1 महीने में 20 दिन में करना है, ये कोई भी एक चीज आप अपने आप सारे चैप्टर्स आपको, है ना, तो ये रिवीजन का अच्छा मेथड है ना, रादर देन कि हम फिर से थ्योरी वगैरह पढ़ रहे हैं, कहीं लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे, तो कोई फायदा नहीं। आप क्वेश्चन अटेंड करोगे ना तो खुद ही आपको सब चीजें समझ, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। तो बहुत बढ़िया आपके साथ जर्नी थी, है ना। अब विल स्टार्ट द जर्नी ऑफ 12, है ना, 11th की जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है, नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट द 12th, है ना। तो ऑल द बेस्ट। Thank you. बाकी 11th की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलती रहेगी थर्सडे के दिन।
थर्सडे के दिन 11th के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विल कंटिन्यू। इसके भी क्वेश्चंस होंगे भी हार्ड। बाय। Okay, we'll try. We'll try कि we'll increase the frequency of classes. बात करते हैं।